नीति आयोग फुल फॉर्म क्या है नीति का? सबसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 50 साल से एक संस्था अपने देश का इकोनॉमिक प्लानिंग करता था। उस संस्था का नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन। अच्छा, प्लानिंग कमीशन जो लास्ट या सेकंड लास्ट था, उसका जो हेड है, उस पर एक इल्जाम लगा था कि आपने जो आपके प्लानिंग कमीशन का ऑफिस में रिपेयर्स करा है, ठीक है, बाथरूम के, और बिल कितना लगाया? 1.5 करोड़। तभी प्लानिंग कमीशन नेशनल न्यूज बना था कि आप 1.5 करोड़ का खर्चा कैसे कर सकते हो। कंट्रोवर्सी तभी काफी हुआ। अब इनका तभी मेरे मन में आया था, जब ये लोग खुद के ऑफिस के लिए इतना खर्चा करते तो देश के लिए क्या करेंगे। तो जब प्रेजेंट गवर्नमेंट आया, उन्होंने क्या किया, जो अपने देश का आखिरी 5 ईयर प्लान कौन सा है? 12th 5 ईयर प्लान। नॉर्मली गवर्नमेंट पुराने जो 5 ईयर प्लान्स को उड़ा के नवा बनाता है, लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन ही बंद कर दिया। बहुत डेयरिंग स्टेप था, क्योंकि 50-60 साल से चल रहा है, आप पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो। तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को बंद करके नीति आयोग फॉर्म किया। और क्या किया कि 12th 5 ईयर प्लान चल रहा है ना, चलो उसको 6 महीने का एक्सटेंशन देते, उसको पूरे तरीके से उड़ाते नहीं है, ठीक है। ऑपोजिशन ने हल्ला किया होता है, वो सब पॉलिटिक्स भी उसके कारण है। और फिर नीति आयोग ने क्या किया कि डिसीजन मेकिंग जो इंडिया में होता है, मेरे को जो लगता है, जो प्लानिंग कमीशन था उसका व्यू था सेंट्रल तरीके से, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा पूरे देश के लिए। बट इफ एजुकेशन मिनिस्टर कॉमर्स वाले से नहीं पूछेगा, साइंस वाले से नहीं पूछेगा, आर्ट्स वाले से नहीं पूछेगा, तो कैसे चलेगा। तो इन्होंने सबसे अच्छा क्या कर दिया, फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब स्टेट्स का भी इन्वॉल्वमेंट लेकर आए कि आप बताओ कौन से एरिया में डेवलपमेंट्स की जरूरत है। अच्छा, उस समय ना एजुकेशन, मुझे याद है एक बजट में एजुकेशन पे खर्चा किया था गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ बजट में, और इस बजट में कितना है? 1,20,000 करोड़। फर्क समझ में आ रहा है। और इफ अपने देश का नजरिया बदलना है ना, तो एजुकेशन ही सबसे बड़ा जरिया है जिससे तुम लोगों के दृष्टिकोण बदल सकते हैं। अभी भी अभी भी टिल डेट, बोलते ना, बाल विवाह जिसको बोलते हैं, अभी कोई तो स्टेट में अरेस्ट किया कुछ 150-200 लोगों को बाल विवाह के चक्कर में, उन लोगों ने करवाया, तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के जो पुलिस फोर्स है ना, उन्होंने 150-200 लोग को अरेस्ट किया। तो बोलते ना, हल्ला हो जाता है, लोग विरोध करेंगे और फिर मान लेंगे कुछ समय बाद। कभी भी नया बदलाव आता है ना कुछ, तो पहले विरोध होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरे टाइम में हेलमेट आया तो बहुत लोगों ने विरोध किया, बाद में मान गए। स्टार्टिंग में एनी चेंज ब्रिंग्स रेसिस्टेंस। तो नीति आयोग का ये उद्देश्य था कि जो सेंट्रल लेवल पे तुम सोच रहे हो, अरे लोअर लेवल का भी तो सुनो, उनको क्या चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ये फॉर्म किया। अब ये जब फॉर्म किया, तो इसको थिंक टैंक का नाम दिया कि ये सोचेंगे अपने देश का विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। महाराष्ट्र बहुत आगे है, गुजरात बहुत आगे है, मध्य प्रदेश में मुझे टाइम मिला था थोड़ा इंदौर घूमने का। इंदौर इज मिनी मुंबई। तुम, मुझे नहीं लगता नासिक पूना टक्कर दे पाएगा इंदौर को। इंदौर इज अ वेरी बिग प्लेस। मतलब मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, अभी चले जाओ छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार, हो गया ना कमी वहां पे। तो ये स्टेट्स अपना खुद का बजट बनाते थे, और हमेशा से करप्शन और, बोलते हैं ना, गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप, तो वो हमेशा से पिछड़ा हुआ रहा। तो इन्होंने क्या किया कि इनको भी शामिल कर दिया। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर में बाहर के लोग घर नहीं खरीद सकते थे, आर्टिकल 370 गया, अभी तुम कश्मीर में घर खरीद सकते हो। और ऊपर से लिथियम बैटरी मिल गया, लिथियम का। तो अभी बैटरीज में इंडिया के पास एक भी कण नहीं था लिथियम का, हम हमेशा इंपोर्ट करते थे। तो अभी इंडिया खुद का लिथियम बनाएगा। अच्छा, जो अभी अपने पास अपन ने एक ही फाइटर जेट बनाया, कौन सा? तेजस, सुना है? अभी एमका नाम का 5th जनरेशन हमारा फाइटर जेट
का काम शुरू हो गया है। सो मे बी 2026 तक एम का 5th जनरेशन, वर्ल्ड में 5th जनरेशन चल रहा है। वो अपना तेजस 4.5 वाला, रफाले 4.5 जनरेशन है। सो ये सब नीति आयोग का जो प्लानिंग है ना, इसका ये नतीजा है कि हम डिफेंस में पहली बार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है। हम इंपोर्टर थे, अभी हम एक्सपोर्टर हो रहे हैं। बहुत सारे मोबाइल फोन इंडिया में नहीं बनता था, आज 210-250 कंपनीज है। ऑटोमोबाइल कंपनीज कम थे, आज करीबन 48-50 कंपनीज आ गए। डिफेंस के भी 150-200 कंपनीज आ गए, ठीक है। सो ये एक ऐसा विचारधारा है जिसमें इन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए स्टेट्स को भी शामिल कर लिया। तो इनका पिलर्स क्या है, विजन डॉक्यूमेंट इंडिया को, तुमने एक विजन में तुमको बताता हूं जो मुझे याद आ रहा है। एरोप्लेन के इसमें विजन 470 सुना है? विजन 470 क्या है? विजन 470 इज, ये 2024 से लागू होगा। इंडिया विल हैव 470 फाइटर जेट्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। 470 फाइटर जेट्स, जिसमें से तेजस का कुछ 100-125 होगा। एरो जो क्या बोलते हैं, नेवी है ना, नेवी जो बड़े बड़े शिप्स के ऊपर लैंड करने वाले, अभी 100 हम लोग खरीदने वाले हैं। फिर हमने रफाले, एक स्क्वाड्रन पता है एयरप्लेन का? स्क्वाड्रन में 12 से 24 प्लेन होते हैं हमारे, मुझे लगता है 12 स्क्वाड्रन है जहां तक मुझे जो भी याद आ रहा है। 2 स्क्वाड्रन तेजस के, अभी और 2-3 इसके बनेंगे नवे तेजस भी, और 100-125 हम खरीदेंगे। सो हम 460 जो 50 साल लगे होते हैं वो हमारा 5-10 साल में बन जाएगा। अच्छा, वंदे एक्सप्रेस 500 ट्रेन का प्लान है। मैं सोच रहा था कितना साल लगेगा, गवर्नमेंट हफ्ते में 3 निकाल रहा है, वंदे एक्सप्रेस बना रहा है हफ्ते में 3, और लॉन्च कर रहा है एक एक, एवरी वीक वन वन वंदे एक्सप्रेस लॉन्च। पहला मैंने लॉन्च किया, मैंने बोला यार पता नहीं कैसा, 10 लॉन्च हो चुके हैं अभी तक। और वो ऐसी ट्रेन है, जब जब आप पहाड़ी में चढ़ते हैं उसको डबल, दूसरे ट्रेन को 2 इंजन लगता है, ये विदाउट सेकेंडरी इंजन वो अपने आप चढ़ता है, ऐसे बना है। सो बाय 2025 अच्छा बुलेट ट्रेन 2024 मैंने बोला था, वो करेक्ट नहीं है, 2026 तक तुम्हारा बुलेट ट्रेन लागू हो जाएगा। लैंड एक्विजिशन है ना, उसमें दिक्कत आ रहा था, कल परसों का न्यूज, 100% बुलेट ट्रेन के लिए लैंड एक्वायर हो गया। सो अभी बुलेट ट्रेन का काम स्पीड पकड़ेगा, क्योंकि अभी लैंड के जो भी कोर्ट केसेस थे सब क्लियर हो गए। फिर अप्रेजल डॉक्यूमेंट 12th 5-year प्लान में गवर्नमेंट ने क्या किया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया लेक्चर सीरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति आयोग। मुझे ना गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा लगता है, तुम लोग को इतना टाइम नहीं मिलता होगा या करते नहीं होंगे, गवर्नमेंट के वेबसाइट में गवर्नमेंट के एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट मुझे बहुत इंटरेस्ट है जो, तो उसके वीडियोस इतना बढ़िया बनाया है गवर्नमेंट ने। आप एग्जिम वीडियोस डालोगे ना गवर्नमेंट के वेबसाइट में, तो ये जो है ना लेक्चर सीरीज बहुत अच्छा रहता है। ये मैंने नीति आयोग का देखा नहीं, बट एग्जिम का बहुत देखा है। डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, ये पता नहीं गवर्नमेंट, अच्छा इसमें एक दिक्कत बताता हूँ क्या है, मैंने बताया भी था पहले। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कितना लोन ऑफर कर रहे गवर्नमेंट? 10 लाख करोड़, लेकिन दैट्स अ क्रेडिट नॉट इनकम। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अभी कैसे करते, लेट्स सी। आउटकम बजट एंड आउटपुट बोलते ना, आउटकम फ्रेमवर्क, नतीजा लाओ बजट का। क्या होता है, पिछला बजट पे जो टैक्स सोचा था उससे 20 से 25 तक का ज्यादा गवर्नमेंट को पैसा मिला। और 1.5 लाख, पिछले साल इनकम टैक्स का कितना पैसा मिला अपने को, कोई आइडिया? 12 लाख करोड़ का मिला। और जीएसटी भी कितना कमा रहा है गवर्नमेंट महीने का? 1.5 लाख करोड़, मल्टीप्लाई बाय 12 करो, 18 लाख करोड़। और तुम्हारा इनकम टैक्स पकड़ो, ये साल 15 लाख करोड़, कितना हुआ? 33 लाख करोड़। पहले मैं सिखाता था तो बोलता था 5 लाख करोड़ और 6 लाख करोड़, अभी सब 30 और 35 की बात होगी। सो गवर्नमेंट का टैक्स के वजह से ये आउटपुट अच्छा आ रहा है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। तुमको शार्क टैंक पता होगा, अरे गवर्नमेंट के वेबसाइट में मुझे एक बार मैसेज आया था, नया एजुकेशन पॉलिसी में आपके विचार भेजो। ये मैं यूनिक नहीं हूं, मैं बहुत लोग टीचर्स को भेजा था, उन्हें उनको पता रहता है कौन क्या है।
आप गवर्नमेंट के वेबसाइट में अपने स्टार्टअप आइडियाज डालो, गवर्नमेंट विल फंड योर, बोलते ना इनोवेशन, यदि गवर्नमेंट को लगता है तो। ये गवर्नमेंट ने इसमें बहुत अच्छा काम किया, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप। और एक और बात है, प्रेजेंट जनरेशन है ना, तुम्हारा जनरेशन रिस्क लेने में आई थिंक बिंदास है थोड़ा। इसका कारण है, इंडिपेंडेंस के बाद तुम्हारे पिताजी, बहुत सारे लोग ने जीवन भर जॉब किया होगा ना, वो जनरेशन में सेफ्टी चाहते थे लोग। समझ में आ रहा है? तो अभी लोगों ने अपने बच्चों के लिए कमा के रख दिया ना, तो बच्चे लोग थोड़े फ्री हो गए, सो रिस्क टेकिंग बढ़ गया इंडिया का। और एक और लॉजिक, यंगस्टर्स, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बोला, सर मैं, लड़की थी, कि मैं 2 साल 5 लाख रुपए एमबीए में डालने के बजाय 5 लाख का स्टार्टअप नहीं करूँ। कंसेप्ट कितना बढ़िया है। सो थिंकिंग जो है ना लोगों का, कि rather than doing extra course, why not to think of a startup। बहुत गजब नए नए एप्स। और चैट जीपीटी क्या टाइम में आ गया, 100 करोड़। यू जस्ट नीड एन आइडिया, एक वो ऐप है सिर्फ, उसमें वो कितना कमाएगा। व्हाट्सएप में भी एड्स, आज नहीं तो कल वो लोग शुरू कर ही देंगे। इंस्टाग्राम में शुरू हो गया कि नहीं पता नहीं, बट धीरे धीरे ये सब कमर्शियल कर देंगे, और फिर तुमको नए आइडियाज आएंगे ऑफ डूइंग बिजनेस। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम के थ्रू ही आगे बढ़े हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स दिखा के। सोशल मीडिया, लॉन्चिंग द प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर्म एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। मैं इधर गया था ना, मध्य प्रदेश के इंदौर में, एक कचरा तुमको मिले नहीं। अपन जब जाते हैं ना, दीवार रहता है, अपन देखते हैं ठीक है, उनके दीवार में जैसे अपने वारली पेंटिंग्स है ना, उनके ऐसे पेंटिंग्स है। फिर एक जगह पेंटिंग मैंने मंदिर मस्जिद ऐसे देखा, एक जगह सन मून। मतलब वो तुमको ना, तुम अपने मोबाइल में रहोगे नहीं, तुम बाहर देखोगे। और इंदौर इज द नंबर 1 क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। और उनको अभी क्या, उज्जैन को बनाना है, तो वो टारगेट कर रहे हैं। तुम वहां जाओगे ना, तो तुमको ऐसे डिजाइन और ये सब मिलेगा। सो उनका एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा है। इंडिया में ऐसे भी गांव है, महाराष्ट्र के कुछ गांव है जो क्लीनेस्ट ऑफ इंडिया में के रैंकिंग में आते हैं। तो नासिक जिला है ना, नासिक में इतना इंटेंसिटी नहीं दिखता मुझे, वहां पे बहुत इंटेंसिटी है। और एक जब आप ओमकारेश्वर जाओगे ना, ओमकारेश्वर इज अराउंड 2.5 घंटा फ्रॉम इंदौर। वहां पे आई थिंक नर्मदा का पानी है। वो पानी, बोटिंग तो अपन करते हैं ना सोमेश्वर में, वो इतना ब्यूटीफुल लगा पानी मुझे, ग्रीन या ब्लूइश ग्रीनिश रंग का। एक कचरा नहीं, एक कचरा नहीं। तो बोटिंग मैंने सिर्फ पानी को फील करने के लिए, इतना क्लीन पानी कैसे हो सकता। अपने को तो गंदा पानी देखने की आदत है यहाँ पे। वहां पे कोई कचरा नहीं डालता। वहां पे लिखा हुआ था कि आप नर्मदा को माँ मानते हो तो कचरा मत फेंको। और एक को भी मैंने फेंकते हुए देखा नहीं। और मैंने सिर्फ पानी के लिए बोटिंग किया हुआ। पानी इतना, ब्रिज है, ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ता है। ब्रिज से आप देखोगे ना, आपको लगेगा, मुझे जैसे देखा ना पानी, मुझे लगा मालदीव्स कैसा होगा। सोचो कितना गजब पानी है वहां का, एकदम क्लीन और क्लियर, ट्रांसपेरेंट नहीं है, बट पता चलता है इट्स लाइक प्योर टाइप ऑफ वाटर। तो ऐसे एस्पिरेशंस बहुत है मध्य प्रदेश वालों। अब स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, वेबसाइट में लेके जाता हूँ। अभी ये कौन है, वाइस चेयरमैन श्री सुमन बेरी। तो चेयरमैन कौन होंगे, ऑटोमेटिक द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। सो गवर्निंग काउंसिल कौन है। अब मैं एक बात बताता हूँ, प्लानिंग कमीशन एक टीम था। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको कॉर्पोरेट रूप दे दिया, कि गवर्निंग काउंसिल इसको चलाएगा। स्टेट के अपने रीजनल काउंसिल होंगे, स्पेशल बाहर के लोग को इनवाइटीज, जैसे कि कोई टैलेंटेड रिटायर्ड लोग रहे, सचिन तेंदुलकर के लिए स्पोर्ट्स के लिए बुलाया जाए, तो ये लोगों ने स्पेशल इनवाइटीज रखा। ये प्लानिंग कमीशन में कुछ नहीं था। प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन रहेंगे, वाइस चेयरमैन, ये एक्स ऑफिशियल मेंबर्स, बाकी के सीईओ। मैंने गवर्नमेंट के डेफिनेशन में सीईओ कभी सुना नहीं। मतलब इसको ना गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट की तरह चलाने का बनाया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सेक्रेटरीट जब जब जरूरत होगा, तो इस प्रकार से इन्होंने बनाया। तो गवर्निंग काउंसिल, ठीक है। और फिर आगे क्या है, इन्होंने फंक्शंस क्या है, जस्ट 5 मिनट में हो जाएगा ये। शेयर्ड नेशनल एजेंडा,
इवॉल्व द शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। मैंने क्या बताया था, ईस्टर्न स्टेट्स में 18,000 गांव को इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। एक बात बताता हूँ, हमारे माताजी बताते थे कई किलोमीटर जाना पड़ता था पानी के लिए, अभी भी जाना पड़ता है। अच्छा, इन्होंने क्या किया, जब आप ट्रैवल करोगे आपको देखने को मिलता है कि पानी की कमी हुई तो क्या करते हैं इन लोगों ने, उज्जैन में कुंभ मेला होता है और बाकी जगह मिनी कुंभ मेला होता है, सुना है? उज्जैन में मिनी कुंभ मेला नहीं होता, इट इज 12 साल में एक ही बार। इन्होंने ऑल द वे फ्रॉम ओमकारेश्वर जो पानी है ना, पाइप से लेकर उज्जैन तक पहुंचा है, मतलब किलोमीटर के किलोमीटर इन्होंने अलग से। सो बोलने का तात्पर्य है, नेशनल एजेंडा में ये लोग जो अपना एक पाकिस्तान के साथ नेहरू के टाइम में ये हुआ था, कौन सा पानी है वहां का कोई बोल सकता है, कश्मीर से झेलम नदी। अब वो कॉन्ट्रैक्ट बड़ा अजीब था, जहां तक मुझे रीडिंग याद है 80% पानी जाएगा पाकिस्तान को, 20% हम रखेंगे। प्रेजेंट गवर्नमेंट बोलते हैं भाड़ में जाओ, 100% हम रखेंगे। अब हमने डैम बना दिया है, अब झेलम का जो पानी है ना वो हम खींच लेंगे अपने तरफ, अपने तरफ से जा रहा है, 80% क्यों देने का पाकिस्तान को? तो प्रेजेंट गवर्नमेंट का नीति है नेशनल एजेंडा, पानी अपने को जरूरत है हम अपना खींच लेंगे। पाकिस्तान बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट जो था, अपना गवर्नमेंट बोल रहा है भाड़ में गया, वो कॉन्ट्रैक्ट का समय अलग। 50 साल से हम उनको 80% पानी दे रहे हैं और अपने यहाँ पे शॉर्टेज हो जाते हैं। तो अभी हमने आई थिंक डैम बना लिया है या लास्ट फेज में होगा, तो झेलम का पानी जब चाहे हम छोड़ेंगे, हमारी मर्जी के हिसाब से। पर समझ में आ रहा है? सो नेशनल एजेंडा। दूसरा, स्टेट्स बेस्ट फ्रेंड एट द सेंटर। एक बात बताता हूँ, आई थिंक 29 स्टेट्स है अपने देश में, 20 के ऊपर बीजेपी रूल स्टेट्स। तो क्या होता है, हर स्टेट को क्या लगता है, फंडिंग लगता है। तो गवर्नमेंट सेंट्रल जीएसटी में देखा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, आधा पोर्शन किसको जाता है, स्टेट को, आधा पोर्शन किसको जाता है, सेंटर को। तो इसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता था और अपने मर्जी के हिसाब से स्टेट को एलोकेट करता था। यहाँ पे ऐसा नहीं रहा, अभी स्टेट्स को ज्यादा पैसा मिलता है। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग उल्टा कर दिया। अच्छा, सेंट्रलाइज प्लानिंग क्या होता है, आपके पिताजी फैसला लेंगे और आपको फॉलो करना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइज आपके पिताजी माताजी और आपको पूछा जाए, उसको डिसेंट्रलाइज। अभी बॉटम अप अप्रोच, मतलब गांव से पूछो क्या चाहिए और फिर टॉप लेवल तक पूछो। अच्छा, जब जब अपने टॉप डाउन अप्रोच था, जो प्लानिंग कमीशन या ब्यूरोक्रेट्स है ना, उनको धरती में या गांव में क्या दिक्कत है पता ही नहीं था। अभी जब आप गांव से शुरू करते हो और ऊपर तक पहुंचते हो तो आपको एग्जैक्ट पता चलता है क्या है। तो अपना ये अप्रोच इनका अच्छा है। नॉलेज एंड इनोवेशन हब, इसका तो नेक्स्ट जनरेशन गवर्नमेंट ने कर दिया। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर्स खोले, 4 मुझे लगता है अभी खोल रहे हैं। सो नेक्स्ट जनरेशन है ना, तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, और बोलते ना, जैसे मैंने बताया एम का 5th जनरेशन, सब तुम हायर लेवल पे देखोगे जो हमने सोचा भी नहीं है। ठीक है ना? नॉलेज जैसे गूगल का क्या बोलते हैं उसको, जब तुम जो सर्च करते हो अकॉर्डिंगली एल्गोरिदम, गवर्नमेंट के भी एल्गोरिदम्स हो गए। पहले गवर्नमेंट बोलता था हाँ इसको इनकम टैक्स नोटिस भेजना है, अभी कुछ नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एल्गोरिदम पे तुमको नोटिस आता है यदि आना है। सो अभी बहुत फास्ट कर दिया है। और जो जिसको नोटिस भेजना है ना, खुद ऑफिसर को पता नहीं रहता है किसको नोटिस जा रहा है। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, ये तो सबसे बेस्ट। आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया, इनकम टैक्स जोड़ने को लगाया, पहले ये सब नहीं था। अभी मैंने इनकम टैक्स का डेटा दिया ना सीए को, सीए बोलता है देख गवर्नमेंट का एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और तेरा मैच होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को हो सकता है तुमसे ज्यादा पता हो तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, ये मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन। पहले तुम फेसबुक में डालते थे वेंट टू दुबई, अभी तुरंत इंक्वायरी आ जाएगा। टैक्स भरा तो नहीं आएगा, टैक्स नहीं भरा है तो तुमको नोटिस आ जाएगा। ठीक है, 5 स्टार होटल में रुके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, गवर्नमेंट सब चेक करता है, पूरा ट्रैक करता है तुम्हारा इनकम। तुम्हारा इनकम और खर्चा मैच होना चाहिए, नहीं भरा मतलब तुमको
नोटिस आ जाएगा। कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम करेंगे। और लास्ट में कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन, लेकिन कंफ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व होगा? ममता बनर्जी कलकत्ता तृणमूल और यहाँ बीजेपी, कंफ्लिक्ट तो रहेगा ना। सो पॉलिटिकल डिफरेंसेस। एक और कारण है, जीएसटी पेट्रोल में नहीं लगता। 1 लीटर पेट्रोल पे कितना टैक्स लगता है? 50 रुपीज। जीएसटी होता तो मैंने क्या बोला था, मुश्किल से 20 रुपया। कुछ स्टेट्स राजी नहीं है, नॉन बीजेपी रूल्ड, इसकी वजह से वो जीएसटी में नहीं आ रहा है, नहीं तो अभी तक जीएसटी में आ भी गया। तो धीरे धीरे देखो, यदि गवर्नमेंट चेंज होती है स्टेट्स के तो, क्योंकि जीएसटी में सेंट्रल और स्टेट दोनों का हिस्सा है ना, और स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रहा है? टैक्स लाखों करोड़ों का मिलता है, तो इसलिए नहीं मान रहे कुछ स्टेट्स। और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन तो बहुत जबरदस्त चल रहा है। तो ये था नीति आयोग के बारे में। ये 8 मार्क का या 4-4 मार्क के शॉर्ट नोट्स भी आ सकते, यहाँ पे खत्म हो।